प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेरे संग की औरतें इसका भाग 4 पढ़ेंगे। यह संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग ने लिखा है, अभिव्यक्त किया है। संस्मरण क्या होता है? यानी कि स्मृति या याद के आधार पर किसी भी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहा जाता है। यानी किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति की जो स्मृतियां हैं या फिर मान लीजिए बचपन की स्मृतियां हैं। अभी जैसे महादेवी वर्मा जी का आपने संस्मरण पढ़ा था, तो वहां पर भी उसमें मेरा बचपन, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने बचपन की जो यादें हैं उन्हें लेख के माध्यम से ताजा किया है, व्यक्त किया है। यहाँ पर भी वही वाली बात है, संस्मरण यानी जो स्मृतियां होती है, जो यादें होती है, उन्हें लेख के द्वारा अभिव्यक्त करना ही क्या है, व्यक्त करना ही क्या है, संस्मरण है। यहाँ पर मृदुला गर्ग लेखिका जो है, इन्होंने मेरे संग की औरतें यानी लेखिका के साथ में जो भी औरतें थी, इनके ही परिवार की, इनकी नानी, दादी, परदादी, माँ और इनकी बहनें जो थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, इसका वर्णन इस लेख में एक एक करके सभी का व्यक्तित्व को उभारा गया है लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा। हमने अभी तक की जो संस्मरण पढ़ा है उसमें हमने पाया कि लेखिका की नानी के विचार कैसे थे, किस प्रकार की महिला थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। लेखिका की जो दादी है उसका व्यक्तित्व कैसा रहा, हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जो गली है, गली के सभी पुरुष किसी की बारात में गए हुए हैं। यहाँ पर दादी के व्यक्तित्व का जो हमने कल पढ़ा है उसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। गली के सभी पुरुष किसी की बारात में गए हुए हैं और महिलाएं रत जगह कर रही है, यानी रात में जागरण कर रही है, जिसमें भक्ति भाव यानी भजन कीर्तन और नाच गान हो रहा है। घर पर लेखिका की दादी अकेली है और वृद्ध होने के कारण नींद भी कम आ रही है। वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनको नींद कम आती है, किसी की आहट से ही उनकी नींद खुल जाती है। यहाँ पर एक चोर वहाँ का जो माहौल है देख करके और लेखिका के घर में सेंध लगाता है, अर्थात दीवार में छेद करके अंदर घुस जाता है। दादी दूसरे कमरे में सोई हुई थी और चोर के पैरों की आवाज सुनकर दादी जग गई। दादी ने कहा, कौन है? चोर ने कहा, मैं। कि कौन? मैं चोर। दादी ने कहा कि मुझे पानी पिला। चोर ने कहा कि भाई मैं तो चोर हूँ, पानी कैसे पिला सकता हूँ। फिर दादी ने कहा कि यहाँ पर भगवान और तेरे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तू मुझे अच्छे से हाथ साफ करके और कपड़ा, लोटे से कपड़ा बांध करके, पानी छान करके कुएं से लेकर के आ और मुझे पानी पिला। ऐसा मानना जाता था कि दादी का सीधा संबंध था भगवान से, भगवान उनकी हर बात को मानते थे। तो चोर हड़बड़ाहट में आ गया, घबराया, लेकिन दादी के लिए पानी लेने तो जाना ही था। पानी लेकर के आया। लेखिका की दादी ने लोटे से पानी पिया और आधा बचा हुआ पानी उस चोर को पिलाया। कहा, आज हम एक ही लोटे से पानी पी करके माँ बैठे हुए, अब तेरी इच्छा, तू चोरी कर या खेती कर। चोर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, करना क्या है? अब आगे देखते हैं करना क्या है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था।
बेटा बेचारा किस लायक रह गया था। कौन बेटा? वही चोर जिसने दादी को पानी पिलाया था। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा, बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा, यानी आश्चर्य प्रकट करने वाला। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, विरासत जो हमें हमारे पुरखों से प्राप्त होती, तो जो धन संपत्ति हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे पुरखों से प्राप्त होती है, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। सन की यानी जिन पे पागलपन सवार रहता है, सन की। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, और नानी के चलते देश की आजादी को लेकर बेकार ही रोमांचित हुई। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त सन 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमें आजादी का जश्न यानी उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो दुर्योग से, यानी उस समय बुरा योग था और मैं बीमार थी। कौन? लेखिका। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। टाइफाइड जो बुखार आता है, इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। शिरकत यानी शामिल होने की, उत्सव में शामिल होने की इजाजत मुझे नहीं दी गई। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र और उनसे ज्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे। देखिएगा, सत्ताधारी कौन? अंग्रेज, जिनका हमारे देश पर शासन था, अधिकार था, जो हमारे देश पर शासन करते थे। चुप्पी साध गए, यानी चुप हो गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, मैं रोती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। तब लेखिका कितने साल की थी? 9 साल की। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती, यानी जो डॉक्टर ने कहा वो मैं समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स का नाम जो उपन्यास पकड़ा गए। ये उपन्यास का नाम है, जैसे संस्मरण हिंदी की गद्य विधा है, कहानी निबंध हिंदी की गद्य विधा है, वैसे ही उपन्यास की हिंदी की गद्य विधा है। यहाँ पर ब्रदर्स का नाम जो क्या है, उपन्यास का नाम है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक का अर्थ होता है मानसिक रोग। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, यानी जो आजादी का जश्न मनाया गया था, तो सभी लोग इंडिया गेट पर जश्न यानी उत्सव देखने चले गए थे। सिर्फ पिताजी और मैं ही घर थी। पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। मोहलत यानी फुर्सत या अवकाश, फुर्सत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। यानी लेखिका के पिताजी ने लेखिका को इंडिया गेट पर और डॉक्टर ने इंडिया गेट पर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया था? क्योंकि लेखिका उस समय बीमार थी, 9 वर्ष की थी और वहां पर आजादी का उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन लेखिका को वहां जाने नहीं दिया गया। तो लेखिका उस उपन्यास में जो किताब थी ब्रदर्स का नाम, जो उसमें इतनी खो गई कि उसे और फुर्सत ही नहीं मिली। तब मेरी समझ में नहीं
बात कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए, शामिल हो गए, मिक्स हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा यानी समझ में आया, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, उस उपन्यास का एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर लिखा हुआ था, वो जो उपन्यास लेखिका के पिताजी ने लेखिका को पढ़ने के लिए दिया, उसमें एक अध्याय ऐसा था जिस पर बच्चों पर जो अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे, उस पर लेख लिखा हुआ था। मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया यानी याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वो मेरे साथ रहा, मुझे हमेशा याद रहा, लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, ये किसके नाम है? कहानियों के, और कठगुलाब उपन्यास के कई अंश यानी भाग, ऐसे ही यह भी एक अध्याय था उपन्यास का। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन रहा है कि लेखिका ऐसा क्यों करती है कि मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। कैसे? स्पष्ट कीजिए, कैसे नहीं हुई? क्योंकि उस समय लड़की होना खुशी नहीं बल्कि दुख ही उत्पन्न होता था लड़की होने पर, और लड़की को हीन दृष्टि से ही देखा जाता था, और फिर पूरी 5 जब हो जाए तो क्या यहाँ पर लेखिका की जो दादी है उसने पहले उसके बहू यानी बेटे की जो बहू है लेखिका की माँ, उसको पहले लड़की ही हो इसके लिए मन्नत मांगी थी। तो यह सब देख करके, और वहाँ पर लड़कियों की उपेक्षा नहीं की जाती थी। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। लीक यानी परंपरा पर चलने से भी इनकार करती रही। कहने का भाव है कि अपने अनुसार जीवन जी करके, अपने अनुसार, अपने तरीके से, अपने ढंग से जीवन जी करके, और जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनका भी विरोध न किया जाए और अपने तरीके से जीवन यापन किया जाए। पहली लड़की जिसके लिए दादी ने मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखिका की बड़ी बहन कौन थी? मंजुल भगत। घर का नाम था उसका रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया, अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइश से जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, पहले नंबर तो लेखिका की बड़ी बहन थी मंजुल, दूसरे नंबर की लेखिका थी। घर का नाम उमा था, उमा यानी पार्वती, और बाहर का नाम था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर फलस्वरूप लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग, यानी जो भी लिखा उसमें लेखिका का नाम मृदुला गर्ग रहा। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद यानी नारी को महत्व दिया जाने लगा था। शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी गर्भुस्सू क्यों हो। पोंगापंथी यानी पुराने विचारों के और घर में घुसकर रहने वाले, घर में रहने वाले गर्भुस्सू,
क्यों बदला? हमारे पास कोई ढंग का जवाब देने के लिए नहीं होता था। ये सब कौन अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है? लेखिका। अब भी नहीं, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए? यानी लेखिका के पिताजी से लोग इस तरह की बातें करते थे। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी है और बाहर का चित्रा है। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा। जब 3 लड़कियों ने 2-2 नाम रख दिए तो लोगों के कहने पर कि आपका 5 बेटियों से मन नहीं भरा जो इन बेटियों के 2-2 नाम रख दिए। तो यहाँ पर लेखिका के पिताजी ने जो चौथी और 5वीं बेटी हुई उनके एक नाम रखे, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ और भाई का नाम था राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, बाकी चारों लिखने लगी। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, यानी लिखने लग गए। अचला मुझसे 8 साल छोटी है, सबसे छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। कौन? अचला, जो लेखिका की बहन है। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, राजीव हिंदी में लेखन कार्य करता है। राजीव कौन है? लेखिका का इकलौता भाई, एक ही भाई है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, हमारी रचनाओं को पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। ससुराल में जो लेखिका की रचनाएं हैं उन्हें कोई नहीं पढ़ता था। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, यानी लड़ना नहीं पड़ता। घर में भी अगर लेख पढ़े कोई ससुराल में और आलोचना करे, उसके गुण दोष बताए, तो यहाँ पर लेखिका इनसे बच करके रही। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजे धरती पर आई और लेखन नहीं बनी। यानी 2 लेखिका की जो बहनें हैं परदादी के मन्नत मांगने पर धरती पर तो आए, लेकिन लिखने का कार्य उन्होंने नहीं किया। उन्हें सांस लेने की फुर्सत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था। मंजुल कौन है? लेखिका की बड़ी बहन। कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की फुर्सत जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर, वो हमें अपने आप को हमारे से भी ज्यादा समझती है, जो लिखने का कार्य नहीं करती है। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यानी हाल ये था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापस आने पर जब गाड़ी उसे और उसे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ करके तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। ध्यान दीजिएगा, सामंतशाही का प्रतीक किसे माना गया है? सामंतशाही जो धनी व्यक्ति होते हैं, सामंत होते हैं, यानी गाड़ी में बैठ करके जाना, ये सामंतशाही का प्रतीक माना है। जो शायद था और साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड का भी, यानी पिताजी भी अत्यधिक प्यार करते थे और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। फायरिंग का अर्थ होता है निश्चिंत, यानी कार्य से निवृत्त होना। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, दुखी रहती थी, पर पिता काफी उड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा का अर्थ होता है धीरे धीरे। यहाँ पर देखिएगा
खरामा खरामा शब्द आया है और खरामा खरामा का अर्थ होता है धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था और पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। तो गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई, यानी ठान ली कि मुझे बीए का एग्जाम नहीं देना है। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है तो मैं बीए का एग्जाम दूंगी, वरना नहीं।